नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th का चैप्टर एनसीईआरटी हिस्ट्री का यह लेक्चर संख्या 21 है। और इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री बीपीएससी/एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ये क्लास 11th का चैप्टर है संस्कृतियों का टकराव और इससे संबंधित लेक्चर्स हम लोग देख रहे हैं और यह लेक्चर संख्या 21 आप लोग के सामने है। आइए शुरुआत करते हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 संस्कृतियों का टकराव इस चैप्टर का नाम है। तो देखिए इसमें इस चैप्टर में है क्या, मैं थोड़ा रूपरेखा बता दे रहा हूं। दरअसल ये है कि स्पेन के लोग जो अमेरिका महाद्वीप पर कब्जा किए, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका पर विजय पताका फहराए और स्पेन के नाविक कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज की और उसके बाद बाकी स्पेन के लोग पहुंचे, पुर्तगाल के लोग पहुंचे और उस तरह से उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का जो पूरा महाद्वीप जो है वह यूरोप वासियों ने अधिग्रहण कर लिया, अधिकार कर लिया। और वहां पर जब कोई संस्कृति दूसरी संस्कृति पर अधिग्रहण करती है, अधिकार करती है, तो बहुत सारे हिंसा भी होते हैं। तो संस्कृतियों का टकराव, यह दो संस्कृतियों का टकराव से संबंधित यह पूरा आपका चैप्टर है और यह लेक्चर संख्या 21 जहां से हम खत्म किए थे वहीं से फिर आगे से शुरू करते हैं। और लेक्चर संख्या 21 यह है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप लोगों के लिए, ठीक है। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। यूरोपियों की खोज। यूरोपियों की खोज का मतलब यूरोप के दो देश पुर्तगाल और स्पेन, यूरोप के जो जो दो देश हैं पुर्तगाल और स्पेन, इन लोगों ने ही सबसे ज्यादा भौगोलिक खोज किया है। विशेष रूप से पुर्तगाल की बात करेंगे, विशेष रूप से स्पेन की बात करेंगे। तो यूरोपियों की खोज किस तरह से यूरोपीय लोगों ने अमेरिका महाद्वीप का खोज किया और वहां अपना विजय पताका फहराया। वहां के लोगों को वहां के जो जगह था उसको अपना उपनिवेश बनाया और वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और इस तरह से भारी शोषण सदियों तक यूरोपवासी अमेरिका महाद्वीप के मूल निवासियों के साथ करते रहे। तो यूरोपियों की खोज से संबंधित यह चैप्टर है। तो देखिए यह खोज क्यों सफल हो पाया, कैसे यूरोपीय लोग भारत तक पहुंचे, कैसे यूरोपीय लोग भारत तक पहुंचने का भौगोलिक मार्ग खोजे, कैसे यूरोपीय लोग अफ्रीका महाद्वीप या उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका अंटार्कटिका ऑस्ट्रेलिया की खोज किए। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो जिस वस्तु की थी और वह था आपका कुतुबनुमा, ठीक है। कुतुबनुमा एक यंत्र है जो दिशा सूचक यंत्र है। तो सन 1380 में कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। इसका आविष्कार हो चुका था जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल गई। भाई अगर कुतुबनुमा नहीं होता था ना, जिस समय कुतुबनुमा नहीं होता था और कुतुबनुमा की खोज नहीं होती, मतलब आविष्कार नहीं होता, आविष्कार कहेंगे, आविष्कार नहीं हुआ था कुतुबनुमा यंत्र का, तो उस समय दरअसल बात यह था कि एकदम अथाह समुद्र में यात्रियों नाविकों का जहाज बहता हुआ चला जा रहा था। हमको नहीं पता था भाई उत्तर कौन है, दक्षिण कौन है, पूर्व कौन है, पश्चिम कौन है, वो किस दिशा में यात्रा करेंगे। वह दूसरे एक देश में पहुंचना होता था तो दूसरे देश में पहुंच जाते थे। उनको नहीं पता होता था कि मुझे उत्तर की तरफ जाना है, उनको ये पता होता था मुझे उत्तर की तरफ जाना है, पश्चिम की तरफ जाना है। लेकिन समुद्र जो था एकदम पूरा नीला समुद्र, दूर दूर तक कुछ पता नहीं चलता था कि कौन सा दिशा है, कौन सा दिशा है, ठीक है। और इसी की वजह से कोई यात्रा सफल नहीं हो पाती थी। लेकिन 1380 में कुतुबनुमा यंत्र का आविष्कार हुआ जो दिशा सूचक यंत्र है और यूरोपियों की खोज में सबसे बड़ी मदद कुतुबनुमा नामक यंत्र ने किया था। कुतुबनुमा का आविष्कार कहाँ के लोगों ने किया था, तो पुर्तगाल के लोगों ने किया था। और कुतुबनुमा में दरअसल बहुत कुछ नहीं पता चलता था, इसमें भी उत्तर और दक्षिण की दिशा पता चलती थी, केवल उत्तर और दक्षिण की दिशा। तो उत्तर और दक्षिण की दिशा पता चल जाएगी तो पूर्व पश्चिम तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का सब आंकड़ा पता चल जाता था जिससे यात्रियों को खुले समुद्र में दिशाओं की सही जानकारी लेने में सहायता मिल गई। बहुत बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करने लगे। बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा जो विशाल मात्रा में माल की ढुलाई करने लगे। देखिए जो भी लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री का पूरा कोर्स करना चाहते हैं बीपीएससी पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, एसएसबी पीजीटी के लिए, वह लोग कर सकते हैं। इसकी फीस केवल 1499 रुपया रखी गई है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और शुरुआत में भी बताया हूँ, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर बता भी दे रहा हूँ 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है।
तो देखिए, पूरी 15वीं सदी के दौरान यात्रा वृत्तांतों और सृष्टि वर्णन और भूगोल की पुस्तकों के प्रसार ने लोगों में व्यापक रुचि उत्पन्न की। दरअसल बात यह है ना, 15वीं सदी में बहुत बड़े बड़े भूगोलवेत्ता हुए और इन भूगोलवेत्ताओं ने अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी, जिसमें दुनिया के बारे में, पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के बाकी भौगोलिक देशों के बारे में, जगहों के बारे में कहानियों के माध्यम से या फिर अनुसूचियों के माध्यम से उन्होंने पुस्तकों में लिखा। और इन पुस्तकों को पढ़ने के बाद यूरोपवासी जो लोग हैं इसमें रुचि लेने लगे, उनकी इच्छा जागने लगी कि हमें भौगोलिक खोज करनी चाहिए। ठीक है, तो यही है पूरा यूरोपवासियों की खोज से संबंधित ये कहानी। आगे देखिएगा, देखिए यह खोज हुआ क्यों। दरअसल पुर्तगाल के लोग या स्पेन के लोग या यूरोपीय लोग खोज करने के लिए उद्धत क्यों हो गए, क्यों एक नए भौगोलिक खोज करने के लिए उद्धत हो गए, क्यों किसी भाग को अपना साम्राज्य बनाने के लिए या अपना औपनिवेशिक साम्राज्य फैलाने के लिए वो इतने व्याकुल क्यों हो गए, क्या रीजन हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, 14वीं सदी, यूरोप में जो 14वीं सदी है यह बहुत ही संकट काल की अवधि है, यह संक्रमण काल है यूरोपवासियों के लिए। इसे 14वीं सदी का संकट कहते हैं, यूरोपवासियों के लिए 14वीं सदी का संकट। दरअसल 14वीं सदी में अथाह तूफान, अथाह बारिश और पर्यावरण पर भी अनुकूल मतलब प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था, और साथ ही साथ प्राकृतिक रूप से भी और कृत्रिम रूप से भी भयावह था यह 14वीं सदी। इसीलिए इस कालखंड को 14वीं सदी का संकट कहा जाता है। तो इसी संकट से उबरने के लिए यूरोपीय लोग जो है नया भौगोलिक खोज करने के लिए उद्धत हो गए थे। तो देखिए 14वीं सदी के मध्य में, और कलर चेंज कर लेते हैं, 14वीं सदी के मध्य में 15वीं सदी के मध्य तक यूरोप की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें गिरावट बहुत तेजी से हो रहा था। प्लेग फैला हुआ था, पूरे यूरोप में प्लेग फैला हुआ था। प्लेग क्यों फैला हुआ था, दरअसल बात यह है ना कि जो जलपोत थे, जो यूरोपीय जहाज थे, मतलब माल की आवाजाही करने के दौरान बहुत सारे चूहे एशिया से यूरोप में फैल गए हुए चले गए थे, और जिससे क्या हुआ, चूहे के संक्रमण से कौन सा रोग हो जाता है, प्लेग नामक रोग हो जाता है। तो दरअसल ये चूहे जो थे, ये जो संक्रमित चूहे थे, ये कैसे आए, ये जलपोतों के माध्यम से यूरोप तक पहुंच गए थे, और इसी वजह से प्लेग फैल गया, और प्लेग के कारण करोड़ों लोगों की मृत्यु यूरोप में हो गई थी। ठीक है, तो प्लेग और युद्धों ने यूरोप के अनेक भागों में आबादी को उजाड़ दिया, व्यापार में मंदी आई, और वहां सोने और चांदी की कमी आ गई। और दरअसल सोने और चांदी की कमी ही यूरोप वासियों को व्याकुल कर दी, क्योंकि उनके जो सिक्के चला करते थे वह सोने और चांदी से चला करते थे, सोने और चांदी के सिक्के होते थे। और सोने और चांदी की स्पेन की खानों में स्पेन की खानों में चांदी का खनन कम हो गया, तो चांदी के सिक्के कम बनने लगे, और चांदी के सिक्के जब कम बनने लगेंगे तो व्यापार कैसे होगा। तो इसीलिए चांदी की खोज के लिए उनको जरूरत था कि सोने और चांदी का पहाड़ कहाँ है। उनको पता था कि हम नया भौगोलिक खोज करेंगे, उनको पता था कुछ ऐसे जगह देश जरूर है जो पूरी तरह से वीरान पड़े हुए हैं, और उसकी खोज के लिए वो उद्धत हो गए और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को खोज निकाले। तो क्योंकि वहां पर सोने और चांदी के पहाड़ थे, मतलब सोने और चांदी के भंडार थे वहां पर, जो इन दिनों यूरोप के सिक्के बनाने के काम आता था। सोने और चांदी सिक्के बनाने के काम आता था, और सोने और चांदी की खानों में कमी हो गई थी, इसीलिए वहां पर मंदी भी आई, और प्राकृतिक रूप से भी प्लेग और अन्य पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। फिर युद्ध भी हुए थे, फिर तुर्की सल्तनत के साथ यूरोपवासियों का युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध भी हुआ था जेरूसलम को लेकर। तो यह बहुत सारा कारण था जिसने यूरोपवासियों को उजाड़ दिया था। देखिए 14वीं सदी के बाद के दशकों में लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट आ गई। अब 14वीं सदी के दशक के बाद क्या हुआ, लंबी दूरी के व्यापार में गिरावट हो गई, मतलब लंबी दूरी के व्यापार अब नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि 1453 में, देखिए 1453 में तुर्कों द्वारा कुस्तुनतुनिया की विजय के बाद तो वह और भी मुश्किल हो गया। मतलब 1453 में तुर्क कहाँ घुस आए, तुर्क यूरोप में घुस आए, और उन्होंने क्या कर लिया, कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने का मतलब है लाल सागर और फारस की खाड़ी पर अधिकार कर लिया, और लाल सागर और फारस की खाड़ी पर अधिकार करने का मतलब है कि यूरोप का एशिया से व्यापार अब खत्म सा हो गया। अब वह कम से कम वह लाल सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते व्यापार नहीं कर सकते थे, और इसीलिए भाई यूरोप वालों को पता था भारत कहाँ है, उनको दिक्कत नहीं थी। दरअसल वह लाल सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते नहीं आ सकते थे, इसलिए वह नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए वास्को डी गामा को भेजे थे, और इसीलिए वास्को डी गामा ने नए समुद्री मार्ग की खोज किया था, क्योंकि वह लाल सागर और फारस की खाड़ी के रास्ते नहीं आ सकता था।
क्योंकि उस पर किसका अधिकार था? तुर्कों का अधिकार था। तो तुर्क तो हर तरह से मारे पड़े थे, इनको किसको? यूरोपवासियों को। ठीक है, इसीलिए यूरोपवासी सोच रहे थे कि अब नया भौगोलिक खोज करना चाहिए। ठीक है, तो यह 14वीं सदी का जो संकट काल है, यह बहुत बड़ा संकट काल है और इसमें यह प्रभाव हुए। ठीक है, आगे देखते हैं नई दुनिया के खोज से संबंधित तथ्य। अब नई दुनिया किसे कहते हैं? आपको पता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को ही नई दुनिया कहा जाता था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका की खोज किया तो इसे नई दुनिया कहा गया और यूरोपवासी भी इसे क्या कहते थे? नई दुनिया कहते थे। किसको? उत्तरी अमेरिका को, अमेरिका महाद्वीप को। देखिए, बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों को उन्मुख किया। दरअसल बात यह है, अमेरिका की जो भौगोलिक खोज हुई थी उसके पीछे बहुत सारा कारण है यार, बहुत सारा कारण है, एक कारण तो है नहीं। 14वीं सदी का संकट, कुछ दुनिया पर तुर्कों का कब्जा, प्लेग की महामारी, ठीक है, और सोने और चांदी की कमी जिससे सिक्के नहीं बन पा रहे थे, व्यापार नहीं हो पा रहा था, इसलिए उनको नया मुर्गा तलाश करने की जरूरत पड़ गई। और सबसे बड़ा कारण, और एक और कारण यह है, सबसे बड़ा कारण तो नहीं कह सकते हैं लेकिन यह कारण हो सकता है कि बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की इच्छा थी। किसकी? धर्मपरायण लोगों को। दरअसल जेसुइट पादरियों को, पोप को, ठीक है, फादर को, बिशप को, जो भी ईसाई जो क्रिश्चियनिटी में यकीन रखते हैं, उनको क्या आवश्यकता थी? वह चाह रहे थे कि भाई उनका जो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन रिलीजन है, वो बाहरी दुनिया के लोगों को भी आकर्षित करे। बाहरी दुनिया के लोगों को वह क्रिश्चियनिटी फैलाना चाहते थे, बाइबिल का ज्ञान देना चाहते थे और इसीलिए वह चाहते थे कि नया भौगोलिक खोजो और हम अपना जो मिशनरी है वहां लेकर जाएं। बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्मपरायण ईसाइयों को इन साहसिक कार्यों की ओर उन्मुख किया। वह भी चाहते थे कि यह काम होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बड़ी महती भूमिका जो थी, यह देख रहे हैं, यह फोटो किसका है? भैया ये फोटो है, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। यह फोटो जानते हैं किसका है? यह हेनरी प्रथम का है। ये हेनरी प्रथम कौन था? ये पुर्तगाल का राजकुमार था, पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी प्रथम। इसका एक नाम है नेविगेटर। नेविगेटर, इसको नेविगेटर भी कहा जाता है। नेविगेटर का मतलब होता है खोज करने वाला। खोज करने वाला मतलब हेनरी प्रथम पुर्तगाल का वह राजकुमार था जो कहता था अपने नाविकों से, अरे यारो सुनो, तुम जाओ नए नए भौगोलिक खोज करो, नए नए भौगोलिक खोज करो और वहां पर सेना ले जाओ, उन भौगोलिक खोज पर अपना अधिकार करो, उन भौगोलिक स्थान पर अपना अधिकार कर लो, उसे अपना उपनिवेश बना लो, वहां के लोगों को मारो, काटो, लूटो और लूट का धन लेकर आओ। वह स्पेन साम्राज्य, स्पेन का जो होगा उपनिवेश होगा और तुम वहां के गवर्नर होगे। इस तरह से वह नाविकों को, इस तरह से वह सेना नायकों को लालच देता था कि नया भौगोलिक खोज करो और मैं तुमको वहां का क्या बना दूंगा? गवर्नर बना दूंगा। इसीलिए हेनरी प्रथम जो था नाविकों को और नया भौगोलिक खोज करने की प्रेरणा के कारण इसका नाम क्या था? नेविगेटर था। तो यही हेनरी द नेविगेटर है। ठीक है, तो देखिए पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी जो नाविक के नाम से मशहूर थे, नेविगेटर का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? नाविक। नाविक के नाम से मशहूर थे। हेनरी ने कई अभियान आयोजित किए, यह खुद अभियान आयोजित करता था और खुद लोगों को भेजता था। स्पेन में आर्थिक कारणों ने, अब देखिए, स्पेन में आर्थिक कारणों ने लोगों को महासागरीय शूरवीर बनने के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, क्योंकि स्पेन जो भाई पूरा यूरोप जब आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो स्पेन कहाँ बाकी रहेगा? तो स्पेन भी आर्थिक संकट से जूझ रहा था, आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। कब? 14वीं सदी में। इसलिए लोगों को यह प्रेरणा मिल गई, वह महासागरीय शूरवीर बना। देखिए शूरवीर तो आपको पता है, लेकिन अब महासागरीय शूरवीर एक नया मतलब एक नई परिभाषा हो गई, एक नया डिफिनेशन प्रचलन में आ गया, महासागरीय शूरवीर। क्योंकि महासागर में कूदने का, महासागर में कूद कर उसके रहस्यों को पता लगाने का और महासागर की सीमाओं को लांघने का जो काम था वो अपने आप में शूरवीरता के साथ प्रोत्साहित होता था और इसीलिए महासागरीय शूरवीर यह शब्द प्रचलन में आया कि कौन है जो महासागर में उतरकर, महासागर के पार जाकर और बड़े बड़े महाद्वीपों का खोज करेगा, बड़े बड़े रहस्यों का पता लगाएगा, उसे महासागरीय शूरवीर कहा गया। तो स्पेन में आर्थिक कारणों के कारण महासागरीय शूरवीर बनने के लिए भी प्रोत्साहित किया। महासागरीय शूरवीर का मतलब नाइट्स ऑफ ओशियन। और नाइट्स किसे कहा जाता है? हम जब यूरोप में 3 वर्ग वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था कि नाइट्स कौन होते थे? नाइट्स जो होते थे घुड़सवार होते थे। वह घुड़सवार जो सामंतों के प्रति उत्तरदायित्व होते थे, वह सामंत के क्या होते थे? सामंत के वफादार होते थे और वह लड़ाके लोग होते थे और देश और
देश की रक्षा करने का दायित्व किसका था? नाइट सुगर का था। नाइट सुगर को एक अलग रियायत मिली हुई थी, एक अलग उनका सम्मान बना हुआ था जनता में। ठीक है। स्पेन का शासक ने नए जीते हुए इलाकों पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था। कब? जब स्पेन के नाविक नया भौगोलिक खोज करते थे तो स्पेन का शासक क्या करता था? उस पर अपनी प्रभुसत्ता जमा लेता था, मतलब स्पेन का अधिकार हो जाता था। अभियान के नेताओं को उपाधियों से सम्मानित किया जाता था तथा उन्हें जीते हुए देशों का शासनाधिकार दिया जाता था। जीते हुए देशों का शासनाधिकार दिया जाता था, मतलब वहां का गवर्नर बना दिया जाता था। तो यह पूरा खेल था नई दुनिया के खोजों से संबंधित। ठीक है। अब देखिए स्पेन का नाविक कोलंबस, जिसने सबसे पहले खोज का अभियान किया। कोलंबस ही वह व्यक्ति था जिसने अमेरिका की खोज की। ठीक है। उत्तरी अमेरिका की खोज करने वाला जो था वह कोलंबस था। उसने दक्षिणी अमेरिका भी खोज की, लेकिन दक्षिणी अमेरिका तक मतलब पहुंचा नहीं था। दक्षिणी अमेरिका तक पहुंचने का जो श्रेय दिया जाता है एंडरसन को दिया जाता है, लेकिन कोलंबस ने पूरी अमेरिका की खोज किया था। पूरी अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस था और यह पहला अभियान था कोलंबस का। ठीक है। क्रिस्टोफर कोलंबस इनका नाम है और 1492 में यह खोज करते हैं किसका? अमेरिका महाद्वीप का। देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस जो था एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कल इच्छा थी। वह साहसिक काम करना चाहता था और नाम कमाना चाहता था और नाम किस माध्यम से कमाना चाहता था? नया भौगोलिक खोज करना चाहता था। वह भारत तक पहुंचना चाहता था। देखिए दरअसल इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य अमेरिका की खोज करना नहीं था। वह अमेरिका के बारे में तो जानता भी नहीं था और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अमेरिका जैसे एक नए स्थान में पर पहुंच जाएगा। दरअसल उसको अमेरिका पहुंचना ही नहीं था। उसको कहां पहुंचना था? उसको भारत पहुंचना था। वह वहां से जब चला था, स्पेन से जब कोलंबस चला था तो उसे भारत पहुंचना था। और ऐसा बात नहीं कि स्पेन के लोग भारत को जानते नहीं थे या स्पेन के लोग कभी भारत आए नहीं थे। वो भारत आए थे भाई, लेकिन वह किस रास्ते आए थे? वो फारस की खाड़ी और लाल सागर के रास्ते आए थे। और फारस की खाड़ी और लाल सागर के रास्ते वो नहीं आ सकते थे क्योंकि 1453 में कुस्तुनतनिया पर तुर्कों का कब्जा हो गया था और लाल सागर और फारस की खाड़ी भी तुर्कों के अधिकार में हो गया था। तो भैया तुर्क पागल है क्या? तुर्क कभी पागल नहीं है, मूर्ख तो है नहीं कि वह खुद तुर्क जो थे खुद व्यापारी थे। तो भाई वह अपना मार्ग क्यों देंगे कि जाओ स्पेन के लोग जाओ व्यापार करो? तो इसीलिए स्पेन के लोगों को, इसीलिए पुर्तगाल के लोगों को इच्छा हुई कि भैया ऐसा है, हम नया रास्ता खोज निकालेंगे भारत तक पहुंचने का। हम लाल सागर फारस की खाड़ी के रास्ते नहीं जाएंगे। ठीक है। और इसीलिए कोलंबस निकला अपना अभियान लेकर, अपने सैन्य दस्ता लेकर, अपना नाव लेकर, ताकि वह भारत की खोज कर सके, भारत तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ निकाले। लेकिन उसे कहां पहुंचना था? उसे पूरब की ओर पहुंचना था और वो पश्चिम की ओर पहुंच जाता है और पश्चिम की ओर पहुंचते पहुंचते वह अमेरिका महाद्वीप की खोज कर देता है। तो सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने देखिए क्रिस्टोफर कोलंबस एक स्वयं शिक्षित व्यक्ति था, लेकिन उसमें साहसिक कार्य करने और नाम कमाने की उत्कल इच्छा थी। सौभाग्य से स्पेन के प्राधिकारियों ने उसकी एक साधारण सी योजना स्वीकार कर ली और वह उसे पूरा करने के लिए 3 अगस्त 1492 को पालोस के पत्तन से अपने अभियान पर जहाज द्वारा रवाना हो गया। तो स्पेन का एक बंदरगाह है पालोस, यहाँ से वह रवाना हुआ था। कब? 3 अगस्त 1492 को। 3 अगस्त 1492 को स्पेन के बंदरगाह पालोस से वह रवाना हुआ था। ठीक है। अपने पूरे बेड़े के साथ। उसके बेड़ा में देखिए उसका बेड़ा छोटा सा था जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव थी। नाव, देखिए नाव जो है, नाव का मतलब क्या होता है? नाव जो होता है नाव ही है और वह भारी जहाज, मतलब एक भारी जहाज है, जहाज थी। ठीक है। तो एक उसके पास नाव था। नाव का मतलब भारी जहाज होता है। ठीक है। और उस नाव का क्या नाम था? शांता मारिया। तो शांता मारिया उसकी एक भारी जहाज थी और 2 हल्की जहाज थी जिनका नाम पिंटा और नीना था। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। उसके पास वो 2 जहाजी बेड़े थे जिसमें सांता मारिया नाम की एक छोटी नाव मतलब भारी जहाज था। नाव जो है शब्द है, नाव के लिए है जिसमें नाव का मतलब वह नाव जो भारी हो। ठीक है। और 2 कैरेबल थे, ये आपके छोटे हल्के जहाज थे जिसमें पिंटा और नीना, इनका नाम क्या था? पिंटा और नीना था। तो यह आप लोग देख सकते हैं, यह कोलंबस है और इसके साथ 2 नाव चल रही है। एक नाव पर जो भारी जहाज है उसको नाव कहा जाता है और इस पर क्या है? इस पर आपका वास्को डी गामा बैठा रहता है और बाकी सहभागी बैठे रहते हैं पिंटा और नीना पर। ठीक है। तो देखिए
बेड़े के नाविकों का, अब देखिए बेड़े के जो नाविक हैं, और कोलंबस बहुत लंबी दूरी तय करने के बाद वह कहाँ पहुंचता है, अमेरिका पहुंचता है। तो देखिए अमेरिका जब पहुंचता है कोलंबस, अमेरिका महाद्वीप में पहुंचता है, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचता है कोलंबस, गुयाना में। गुयाना कहाँ रहता है, देखिए गुयाना का मैं यहाँ पर नक्शा बना दिया हूँ। यह आपका दक्षिणी अमेरिका का एक यहाँ पर है गुयाना, ये देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका का ये जगह है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, यही आपका गुयाना है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं गुयाना है, ठीक है। तो गुयाना में आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में भारतीय रहते हैं। गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वह भारतीय हैं, आपको बता दूं, ठीक है। तो इसी गुयाना द्वीप पर कौन पहुंचता है, कोलंबस पहुंचता है, ठीक है, अपने जहाजी बेड़े के साथ। और यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है अरावाक जाति से, अरावाक नाम की मूल जातियों से कोलंबस और उनके साथियों की मुलाकात होती है। और जो अरावाक जाति हैं, आमतौर पर वह आक्रामक नहीं थे, बल्कि वह कोलंबस की सहायता किए थे, कोलंबस की हेल्प किए थे वो लोग, ठीक है, और उससे दोस्ती किए थे और उसको नया मार्ग खोजने में भी सहायता किए थे। तो देखिए बेड़े के नाविकों का अरावाक लोगों ने स्वागत किया। जब यह गुयाना में पहुंचे तो वहां पर अरावाक नाम की जातियां थी, कुल जातियां थी, जिन्होंने बेड़े के नाविकों का स्वागत किया। अरावाक लोगों ने अपना खाना पीने का सामान, खाने और पीने का सामान नाविकों के साथ मिलकर बांटकर खाया। अब सोच लीजिए कितने मासूम लोग थे अरावाक लोग, बहुत ही मासूम जातियां होती हैं अरावाक जातियां, होती थी। अब तो बहुत उंगली पर गिने चुने लोग रह गए हैं उस जाति के। तो ये जो जातियां थी, यह अरावाक लोगों की जो जातियां थी, वह खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिलकर बांट कर खाया। उनको नहीं पता है भाई ये जो कोलंबस आया है ना, ये जो स्पेन के नाविक आए हैं, ये कब्जा करने, अधिकार करने आए हैं, यह उनकी संस्कृति को, उनकी सभ्यता को और उनके धन को, धन का, संसाधन का नाश करने आए हैं, लूटने आए हैं, सुटने आए हैं, और वह गुलाम बनाने के लिए लोग आए हैं। लेकिन अरावाक जो जातियां थी, उन्होंने खाने पीने का सामान नाविकों के साथ मिलकर बांट कर खाया। कोलंबस ने गुयाना में स्पेन का झंडा गाड़ दिया। बताइए, स्पेन का झंडा यहाँ पर कोलंबस ने गाड़ दिया। और यह जब स्पेन का झंडा, जब देखिए स्पेन का झंडा कोलंबस ने गुयाना में गाड़ा, गुयाना में जब अरावाक जातियों ने कोलंबस का सम्मान किया, उससे भेंट मुलाकात किया, तो कोलंबस तब तक हैरान था। कोलंबस को यही पता था कि वह जिस भौगोलिक क्षेत्र की खोज किया है, भौगोलिक स्थान पर है, दरअसल यही भारत है। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा यह क्या है, यह भारत है। अब सोच लीजिए, क्योंकि वह भारत की खोज करने आया हुआ था, ठीक है। स्थानीय लोगों से बिना पूछे ही उसने क्या बन के अपने आप को वायसराय घोषित कर दिया। स्थानीय लोगों से बिना पूछे वो अपने आप को क्या घोषित कर दिया, वायसराय घोषित कर दिया, ठीक है। और सभी लोगों ने क्या उसको वायसराय मान भी लिया, उसको वायसराय मान भी लिया। देखिए इस संपूर्ण यात्रा में कुल 32 सप्ताह लगे थे, कुल 32 सप्ताह लगा। मतलब कोलंबस की स्पेन से रवानगी और फिर स्पेन में जाकर वह लौटा। तो इस संपूर्ण यात्रा में उसे 32 सप्ताह का समय लगा। और यही है गुयाना, जहाँ पर कोलंबस पहुंचा और अरावाक जातियों से उसकी मुलाकात हुई, ठीक है। अब देखिए जब गुयाना में पहुंच गया कोलंबस, तो उसके बाद कुछ और उसने खोज किया। तो उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा की भी खोज किया। उसने बड़ा द्वीप समूह क्यूबा की खोज किया, जिसे उसने जापान समझा। अब देखिए इसमें सब मदद कौन कर रहा है, अरावाक जातियां ही मदद कर रही है उसकी नए नए खोज करने के लिए। तो देखिए उसने बड़े द्वीप समूह क्यूबा स्टैंड, जिसे क्यूबा कहते हैं, क्यूबा की खोज किया, जिसे उसने जापान समझा था। उसने क्या समझा था, उसे जापान समझा था। क्यूबा की जब खोज किया तो जापान समझा, और जब गुयाना की खोज किया तो भारत समझ लिया, ठीक है। और किसकैया, उसके बाद देखिए जापान समझा, उसके बाद किसकैया तक आगे बढ़ने के लिए उन्हें स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ। किसकैया भी एक जगह था जिसका अभी समय नाम क्या है, हिस्पानियोला है। तो दो जगह की खोज किया था उसने, क्यूबा की खोज जिसको जापान उसने समझा था, और किसकैया जिसका नाम हिस्पानियोला है। तो इन दो जगहों की खोज किया, ठीक है, और स्थानीय लोगों का सहयोग भी उसने क्या किया, प्राप्त किया। कोलंबस और उसके साथी का उनका यह अभियान दुर्घटनाओं में फंस गया, और लेकिन उनको एक जगह सहायता न करने वाली जाति भी मिल गई, और उसका नाम था कैरिब जाति। और कैरिब जाति की प्रचंडता का उनको सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर कैरिब जाति जो थी वो बहुत खूंखार जाति थी, और उनसे भिड़ंत हो गया किसका, कोलंबस और उनके साथियों का। और कैरिब जाति की प्रचंडता का सामना भी
इनके जहाजी बेड़ों को करना पड़ा। ठीक है, कैरिब जातियां कहाँ की थी भाई? कैरिब जातियां कैरिबियन सागर की थी। यही है, देखिए यही कैरिबियन सागर है। तो यहाँ पर आपकी कैरिब जातियां थी, ठीक है, जो बहुत ही खूंखार मानी जाती थी। ठीक है, तो उनसे भाई अभी तक तो अरावाक जाति तो बहुत भोली भाली थी, खाने पीने का सामान शेयर करती थी, उनको सोने चांदी हीरे मोती दिया। अब सोच लीजिए, वही बात मैं इसके पहले भी आप लोगों को बताया था कि वहां पर सोने का एकदम पहाड़ था, सोने और चांदी का पहाड़ का मतलब ऐसी बात नहीं कि सोने का पहाड़ की बात कर रहा हूँ, मैं संपन्नता के मामले में बोल रहा हूँ, संपन्नता के नजरिए से बोल रहा हूँ। उनके लिए सोने और चांदी का मतलब धूल के बराबर अरावाक जातियों के लिए। और वह वैसे ही दुनिया भर का सोना उन्होंने गिफ्ट कर दिया, किसको? इस कोलंबस को। ठीक है, बहुत ही अच्छे लोग थे। और अरावाक लोगों ने नया खोज करने के लिए भी स्पेन के नाविक कोलंबस की मदद की थी। ठीक है, लेकिन बाद में यहाँ पर कैरिब नाम की जाति मिलती है, जो पूरी तरह से अकड़ ढीला कर देती है, किसकी? कोलंबस की। ठीक है, अब कोलंबस की महान उपलब्धि, यह आप लोग देख रहे हैं, तलवार लिया हुआ कोलंबस है, यह महान उपलब्धि है इसकी। इसने नया भौगोलिक खोज किया और वहां के लोगों को गुलाम बनाया, उनको दास बनाया। और सदियों तक, बताइए, यह सबसे बड़ा शर्म का विषय है, सबसे बड़ा शर्म का विषय है कि उनको उनकी ही भूमि पर उनको दास बनाकर रखा गया, सदियों तक दास बनाकर रखा गया। कब तक? और 1761 तक, मतलब अब्राहम लिंकन ने जाकर दास प्रथा समाप्त की, तब तक दास बनाकर रखा गया था उन लोगों को। ठीक है, कोलंबस की महान उपलब्धि क्या थी? कोलंबस की विशेष उपलब्धि यह रही, उसने अनंत समुद्र की यात्राएं की और अनेक भौगोलिक खोज की, और यह करके दिखा दिया कि यदि 5 सप्ताहों तक व्यापारिक हवाओं के साथ साथ यात्रा की जाए तो पृथ्वी के गोले से दूसरी गोले पर पहुंचा जा सकता है, मतलब पृथ्वी के गोले के दूसरी ओर पहुंचा जा सकता है। मतलब पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए बस 5 सप्ताह की यात्रा करनी है, 5 सप्ताह की यात्रा करनी है। और कैसे? व्यापारिक हवाओं के रास्ते, व्यापारिक हवाओं के साथ साथ अगर यात्रा करें 5 सप्ताह तक, तो हम पृथ्वी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच सकते हैं। तो यह काम था कोलंबस का, क्योंकि आमतौर पर व्यापारिक हवाओं के सहारे ही इसने यात्रा किया था। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। कोलंबस के नाम पर देश, अब देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर एक देश का नाम भी पड़ा, जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में जो ग्रीन वाला कंट्री दिख रहे हैं, ठीक है, यह आपका कोलंबिया है। दरअसल इस कोलंबिया का नाम, कोलंबिया जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, और कोलंबिया का नाम क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पर ही पड़ा था। ठीक है, आमतौर पर जो भी बड़ी बड़ी खोजें होती थी, उसके खोजकर्ताओं के नाम पर ही उस जगह का नाम रख दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए, अक्सर जगहों को उन्हें खोजने वाले के अनुसार नाम दिया जाता था। इसलिए यह एक अजीब बात है कि कोलंबस की स्मृति में समस्त अमेरिका महाद्वीप को ही नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के एक छोटे से जिले में और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर, देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक छोटा सा जिला कोलंबिया भी है, जहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, ये देखिए, वह भी कोलंबस के नाम पर ही है। और साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित एक देश कोलंबिया का नामकरण भी किसके नाम पर है? कोलंबस के नाम पर है। तो 2 जगहों का नाम कोलंबस के नाम पर है, यह ध्यान रखिएगा। कोलंबिया जो सिटी है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, और कोलंबिया एक देश है जो दक्षिण अमेरिका में है, और तो यह कोलंबस के नाम पर ही है। अब देखिए, अमेरिका का नामकरण कैसे हुआ? अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा क्यों? तो यह जान लीजिए, एक भूगोलवेत्ता थे, अमेरिको वेस्पुसी यह भूगोलवेत्ता थे, और यह देख रहे हैं, इन्होंने मानचित्र लिया हुआ है अपने हाथ में और अन्वेषण कर रहे हैं। और दरअसल यह जो फोटो है, यह अमेरिको वेस्पुसी का है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। तो देखिए, उनके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों, किसके द्वारा? उनके द्वारा खोजे गए 2 महाद्वीपों, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का नामकरण एक भूगोलवेत्ता, तो यह खोज किसके द्वारा किया गया था? भैया, एक खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी एक भूगोलवेत्ता अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर इस जगह का नाम, इस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। ठीक है, जिसने उनके विस्तार का अनुभव किया और उन्हें नई दुनिया के नाम से संबोधन किया। और ये नई दुनिया का संबोधन किसने किया था? यह नई दुनिया या न्यू वर्ल्ड का जो संबोधन किया था, यह अमेरिको वेस्पुसी ने ही किया था। ठीक है, और इन्होंने, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या बोलते हैं भौगोलिक खोज कर दिया था अमेरिका का, तब इन्होंने उसके विस्तार का अनुभव किया, मतलब अन्वेषण किया अमेरिका महाद्वीप का।
और उन्होंने नई दुनिया के नाम से संबोधन किया। किसने? अमेरिको वेस्पुसी ने। तो अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर ही इस संपूर्ण देश का नाम और इस महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा था। तो अमेरिका नाम का प्रयोग सर्वप्रथम एक जर्मन प्रकाशक द्वारा 1507 में किया गया था। तो अमेरिका नाम का सबसे पहले प्रयोग भी कब हुआ? 1507 में हुआ था, एक जर्मन प्रकाशक के द्वारा। तो यह भी चीजें ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी ऑब्लिक DSSB पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और जो भी लोग कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं कर सकते हैं भाई। और यह 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। पूरा फोन पे, पेटीएम, गूगल पे यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको कंप्लीट मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।